नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका एआई स्टडी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आपकी तैयारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियां कवर कर रहा हूं। इसमें आज एक इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसको कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बॉडी का कंपोजिशन कैसे हुआ, इसकी संरचना क्या है और इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके पावर क्या है और साथ ही साथ इसकी आज के परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका है उसको भी बताऊँगा। तो इस टॉपिक में आप सभी लोग बने रहिएगा। यह टॉपिक आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी साथ ही साथ अदर जो भी आपके एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम है, उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हम इसको करंट के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, करंट में अभी क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से संशोधन इसमें हुए हैं। तो ए टू जेड जो है यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ जो लोग मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी खास करके अनुसूचित जाति से जुड़े हुए कोई सवाल आते हैं तो वहाँ पर आप लिख सकेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हमारा भारत का संविधान आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है और इस सामाजिक क्रांति के दस्तावेज में ये सामाजिक न्याय का एक उपकरण है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर छोटे भाइयों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यह जो दिया हुआ है नाम, तो क्या ये आयोग जब हमारा संविधान बना था तभी गठित हो गया था? बिल्कुल नहीं। इसके बारे में हमारे प्रावधान था हमारे संविधान में कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है एक आयोग बना और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न उठना चाहिए कि भैया यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके लिए कोई आर्टिकल है? यस, हमारे संविधान का आर्टिकल 338 जो है ये कहता है कि हमारे जो है एक क्या होगी, अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के लिए जो है, उनके वेलफेयर के लिए जो है एक आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन ये आयोग बाद में गठित किया गया है। सबसे पहले यहां पर जानना जरूरी है कि अनुसूचित जाति क्या होती है, हमारे संविधान में इनका वर्णन कैसे है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पहले संविधान के आर्टिकल 338 में ही रखा गया था और इनके कल्याण के लिए कहा गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा। लेकिन लंबे कालक्रम के बाद 1978 में एक यहां पर आयोग बनाने की बात कही गई। 1987 में भी जो है एक SC ST को लेकर के एक आयोग और उसका एक कमिश्नर बनाया गया। फिर 90 के दशक में क्या हुआ कि भाई कहा गया कि यह एक आयोग जो है वह मल्टी मेंबर होना चाहिए, क्योंकि एक सदस्य के बस की बात नहीं है कि सारे के सारे अनुसूचित जाति और जनजाति को देखे। बाद में यही बदलाव 2003 में और बदला और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति और जनजातियों को बांट दिया गया और अलग अलग आयोग बना दिए गए इनके कार्यक्षेत्र के आसानी से करने के लिए। तो आज उसी की पूरे घटनाक्रम को जानेंगे और हम यहां पर जैसे अभी अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अनुसूचित जाति क्या होती है और हमारे संविधान में इसका वर्णन कहां पर है। सारे आर्टिकल, सारे अमेंडमेंट हम A to Z चीजें कवर करते जाएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हमने जाना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 338 के तहत आता बनाया गया और ये इसीलिए एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। यदि आपसे पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर NCSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आप बिल्कुल बोलिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि हमारे संविधान में इस बॉडी का कंपोजिशन आर्टिकल 338 के तहत दिया गया है। अब बात यहां पे आती है छोटे भाइयों, it has been established with a view to provide safeguard against the exploitation of the scheduled caste and Anglo-Indian community। जो हमारे आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकारों के संरक्षण को लेकर के या सांस्कृतिक और शैक्षणिक संरक्षण को लेकर के अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। यदि हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है छोटे भाइयों, तो आप लोग हमेशा राइट आंसर करिएगा। जब भी आपसे कोई भी कमीशन का हेडक्वार्टर पूछता है तो जनरली वो दिल्ली ही है। ठीक है। अब बात यहां करते हैं कि अनुसूचित जाति होता क्या है। हमारा संविधान जो है, जब हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया तो हमारे आर्टिकल 338 में कहा कि जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए क्या होगा, एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो उनके सामाजिक, आर्थिक और मैंने आपको बताया सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए जो है उनके वेलफेयर के लिए कार्य करेगा। लेकिन अनुसूचित जाति का अर्थ जो है वो दिया गया कहां पर, आर्टिकल 366 में। क्या कहा गया,
आर्टिकल 366 कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, शेड्यूल कास्ट मीन्स सच एज ए कास्ट, रेस एंड ट्राइब और द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप्स विद इन सच कास्ट, रेस और ट्राइब आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 341। इसमें सिर्फ इतना कहा गया आर्टिकल 366 में कि अनुसूचित जातियों का अर्थ ऐसी जाति मूलवंश जनजाति या ऐसी जाति मूलवंश जातियों से है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 341 में है। मतलब इसमें और बात घुमा दी गई। कुल मिलाकर के कहा गया कि जो भी बात जो है अनुसूचित जाति का जो मीनिंग है वो 341 में दिया गया है वही तय होगा। तो यहां पर क्या दिया गया, 341 की तरफ हम आए। तो राष्ट्रपति किसी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहां वह राज्य या राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के जातियों के आधार पर, मूलवंश के आधार पर और जनजातियों के आधार पर जो है भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जो है जातियों के रूप में उसको जोड़ा जाएगा या उसको समझा जाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यों के गवर्नर्स की परामर्श लेकर के। ये बात हो गई 366 और 341 में, जहां पर अनुसूचित जाति के बारे में प्रयोग शब्द जो है प्रयोग किया गया है। वहीं पर 341(2) के तहत यहां पर कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि संसद जो है अपने कानून के द्वारा या सूचना दे करके किसी विशेष जाति के लोगों को या किसी विशेष मूल वंश के रेस के लोगों को या उन ट्राइब्स को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल कर सकती है। तो ये कौन काम कर सकता है, तो पार्लियामेंट कर सकती है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है ये सलाह देंगे राज्यों के गवर्नर्स को परामर्श लेकर के, और फिर उसके बाद जो है यहां पर कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट कैन डू, पार्लियामेंट जो है कर सकता है कि कौन अनुसूचित जाति होगा। किस आर्टिकल के आधार पर यह बात जो है राष्ट्रपति को कही गई है, तो आप बोलिएगा 341 के आधार पर। ठीक है, और 341(2) के आधार पर क्या कहा गया कि यहां पर पार्लियामेंट जो है शामिल कर सकता है, मतलब संसद चाहे तो शामिल कर सकती है किसी मूल वंश या जाति के लोगों को। डन छोटे भाइयों, मैंने सबसे पहले बताया कि अनुसूचित जाति जो है क्या है, ये बात आर्टिकल 366 में कही गई। फिर मैंने बताया कि इनको यदि हम करें कि कौन सी अनुसूचित जाति होगी, कौन सी रेस के लोग इसमें शामिल होंगे, तो ये 341 के तहत राष्ट्रपति किसी भी गवर्नर के किसी भी क्षेत्र के जाति को लेकर के परामर्श कर सकता है। वहीं 342 ये कहता है, 341 का 2 ये क्लॉज कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है या हमारे संसद द्वारा जो है किसी भी जाति को शामिल किया जा सकता है। तो यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे राष्ट्रपति और संसद उसको शामिल करेगी। डन छोटे भाइयों, अब यदि आपके मन में प्रश्न आएगा कि अनुसूचित जो जाति है शेड्यूल कास्ट, इनकी संख्या 2011 की जो आखिरी जनगणना हुई है कितनी है भारत में, तो आपको यहां पर ये फैक्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाता तो आप बोला 16.6% जो है यहां पर टोटल पॉपुलेशन में क्या है, यहां पर एससी वर्ग के लोग जो है आते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग जो आते हैं 16.6%, मतलब 100% में 16.6% जो है एससी वर्ग के लोग जो है आते हैं। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। यदि आपसे दूसरा सवाल भी पूछा जाए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आप राइट आंसर करिएगा यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे यदि आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु। तो यह क्रम भी आपको तुरंत ही नोट करके याद करना है। डन छोटे भाई, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आपके तमिलनाडु राज्य में आते हैं। डन, तो ये बात क्लियर हो गई। दोनों फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, आप कर लेंगे। चलिएगा यहां पर अब सवाल आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लेकर के। हमारे संविधान के आर्टिकल 338 में व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसी आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति पहले दोनों एक था, इन दोनों वर्ग के लोगों के वेलफेयर के लिए, खास करके सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए, ठीक है, कल्चर वेलफेयर के लिए या एजुकेशनल वेलफेयर के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए या पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए एक ऑफिसर होगा जो इनके लिए कार्य करेगा। तो ये प्रक्रिया चली आ रही थी। 1978 में 1950 से ये प्रक्रिया चलना शुरू हुई और एक ऑफिसर था। 1978 में कहा गया कि नहीं, इसके लिए एक विशेष आयोग हो, कमीशन हो, जो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों, पहले एक था, इन दोनों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये बात जब संसद में आई तो इस पर फिर विचार हुआ, डिबेट हुई, फिर आखिरकार ये तय हुआ कि 1987 में
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में, वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई कि एक पार्लियामेंट के अधिनियम के द्वारा एक स्टैच्यूटरी बॉडी जो है बना दी गई। लेकिन आने वाले समय में, कब, 1990 में, ये जो है 65वां जब संविधान संशोधन हुआ, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो बनाया गया, इसमें एक बदलाव कर दिया गया। पहले ये 1 मेंबर ही सारी चीजों को देखता था। इतने बड़े भारतवर्ष में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए सिर्फ एक ही मेंबर का पैनल था। लेकिन जब 1990 में 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो बड़े बदलाव देखने को मिले। बदलाव क्या हुए, यहां पर इसे जो है अब क्या कर दिया गया, मल्टी मेंबर कर दिया गया। मतलब एक से ज्यादा जो है यहां पर लोग जो है इस मल्टी मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करने लगे इस कार्य को और भी सुगम करने के लिए कि भाई लोगों का वेलफेयर हो, लोगों की जो शिकायतें आती हैं अनुसूचित जाति और जनजाति का, उनका कल्याण कर सके। कब किया गया, तो आपको याद रखना 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। नहीं छोटे भाइयों, अब यहां पर देखेंगे, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उसको इंग्लिश में पढ़ें। हिंदी में इसलिए लिख लेता हूं कि ताकि जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी कोई चुनौती ना हो और पर्याप्त जो है अपने प्यारे से नोट्स बना सकें और इसका प्रयोग आप अपने प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा खास करके उसमें कर सकें। कई बार आपको ऐसे भी लिखने होते हैं किसी एग्जाम में, तो वहां पर भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जुड़े हुए इन फैक्ट को मेंशन करेंगे तो मुझे लगता है गुड स्कोर आपको मिलेगा। अब यहां पर बात आती है छोटे भाइयों की 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, इसके बाद 65वां और उसके बाद 89। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में फिर से एक बार बदलाव हुआ कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है एंड शेड्यूल ट्राइब, दोनों पहले एक ही साथ था। अब यहां पर यह आवश्यकता महसूस हुई कि इन दोनों कमीशन के कहीं ना कहीं आप देखिए कि इनकी जो है शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इनका संरक्षण और इनके अधिकारों को लेकर के कई बार सही दिशा में कार्य नहीं हो पाते, तो इसको दोनों को बांट दिया जाए। तो 2003 में यह बॉडी जो पहले एक साथ मिलकर काम कर रही थी, अब वो जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन दो भागों में डिवाइड हो गई। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों कब डिवाइड हुए, तो आप बोलना 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इन दोनों को, जो कि आर्टिकल 338 से चलना शुरू किए थे, इनको बांट दिया गया। देन छोटे भाइयों, यहां पर जो है ये 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और जब इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में 338 ए के तहत यहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को डिवाइड कर दिया गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग अलग अब जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका था। अब इसके बाद दो आयोगों का गठन होगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक अलग कमीशन के रूप में कार्य करेगा और ये जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक अलग कमीशन के रूप में कार्य करेगा। आखिरकार परिणाम भी ये हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल ट्राइब जो है आर्टिकल 330 ए में आ गया और उसके बाद छोटे भाइयों 2004 में जो है इन दोनों को जो है क्या कर दिया गया, अलग अलग कमीशन के रूप में बना दिया गया। इन दोनों बॉडी को जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दोनों बॉडियों की स्थापना 2004 में अलग अलग कमीशन के रूप में हो गई। आज हम अभी जो इस वीडियो में क्लास कवर करने वाले हैं वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पे करने वाले हैं, अनुसूचित जाति पे करने वाले हैं। फिर अनुसूचित जनजाति का अगला वीडियो आपको मिलेगा। चलिए, अब सवाल यहां पर है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 388 के तहत जो है एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया। फिर 1978 में जो है इसकी कमीशन की बात की गई। फिर छोटे भाइयों 1987 में जो है यहां पर NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड जो है ST जो है इसका नाम कर दिया गया। बाद में छोटे भाइयों मैंने आपको बताया कि 1990 में जो है यह बॉडी जो है खास करके पहले 1 मेंबर की हुआ करती थी, अब जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को मल्टी मेंबर कर दिया गया। ठीक है, मल्टी मेंबर कब, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 के द्वारा। फिर उसके बाद छोटे भाइयों मैंने आपको बताया कि 2003 में इस बॉडी में एक और बदलाव हुआ और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और साथ ही साथ जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब,
इन दोनों को जो है आर्टिकल 338 में और 338A के तहत जो है नए आर्टिकल के द्वारा एसटी को भी जोड़ दिया गया। तो ये 2003 में हुआ। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एससी और एसटी में जो है जो आयोग हैं उनके डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में और आसान करने में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा मैंने विस्तृत आपको एक्सप्लेन किया है ताकि हर स्टेप को आप बखूबी समझ सकें। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा, बोर मत होइएगा। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें थोड़ा सा धैर्य के साथ, यदि आप पेशेंस के साथ बने रहते हैं तो आगामी आपको जीवन में कभी चुनौतियां नहीं होती हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब हम अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? मैंने आपको बताया फाउंडेशन 2004, क्योंकि पहले ये आयोग स्वतंत्र आयोग बन गया। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो छोटे भाइयों, जब भी मैं बात करूं एनसीएससी की, तो मैंने पहले बता दिया कि मल्टी मेंबर है। तो एक व्यक्ति जो है क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो है क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वहीं पर वन मेंबर जो है वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जो सामने आपका लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सरकार के द्वारा एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और 3 मेंबर को जो है एज ए मेंबर जो है इनके कार्यों को आयोग, जो अनुसूचित जाति आयोग है, उसके कार्यों को आसान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब सवाल यहां पे उठता है कि इनको नियुक्त कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाई, तो आप बोलना कि जो भी ये सदस्य हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? तो आप बोलना बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन व्यक्तियों को जो है अपॉइंट किया जाता है। डन छोटे भाइयों, जो भी हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य मेंबरों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय करते। और आपको मैं बता दूं, अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो एक दर्जा प्राप्त जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसके बराबर पावर रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बॉडी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक तो देखो, राष्ट्रपति इनकी सेवा और शर्त तय करते हैं। अब यदि हम बात करें इस बॉडी में, तो ये जो बॉडी है, यदि हमसे पूछा जाए, मैं आप लोगों से प्रश्न यदि पूछूं कि राष्ट्रीय जो जाति अनुसूचित जाति आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप उनका नाम याद रखना, सूरजभान जी। डन छोटे भाइयों, ये सूरजभान जी हैं। ठीक है, ये हरियाणा से आते हैं, और आपको बता दूं यही जो है इस आयोग के पहले अध्यक्ष 2004 में बनाए गए थे। मैंने बताया ना, जब 2004 में इस बॉडी को क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 2004 से 6 तक जो है रहे, 2 साल, 2 ईयर जो है इनका टर्नओवर रहा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बूटा सिंह रहे, पीएल पुनिया साहब रहे। और पीएल पुनिया साहब का नाम आपसे पूछा जाता है कई बार, जो है ये जो है पीएल पुनिया साहब जो हैं ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, जो कि 10 से 13 तक रहे। अभी प्रेजेंट में कौन है? तो विजय सांपला साहब जो आखिरी थे, आपको मैंने बताया 5वें, और 6वें अध्यक्ष जो है इस समय बनाए कौन गए हैं? तो उनका नाम है किशोर मकवाना। तो इनका नाम भी आपको याद रखना। इनका नाम क्या छोटे भाइयों, यदि आपसे पूछा जाए? किशोर मकवाना। ऐसे प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग किशोर मकवाना। ठीक है, एट प्रेजेंट में क्या है? ये चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट में। पहले कौन थे? तो आपको सूरजभान जो है उनका नाम भी याद रखना है। डन छोटे भाइयों, अब यदि आपसे यहां पर सवाल पूछूं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 338 के आधार पर इसका कंपोजिशन होता है, तो इसमें एक तो चेयरपर्सन होते हैं, और मैंने आपको बताया एक जो है वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर होते हैं। ये बॉडी किसके अंतर्गत आती है? तो आप बोलना कि ये हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत आती है। यदि आपसे सवाल आ जाता है ना कि ये बॉडी किस, मतलब हमारे मंत्रालय के अधीन आती है या मंत्रालय के अधीन वर्क करती है, तो आप बोलना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन जो है वर्क करती है। इसके वेलफेयर के लिए कार्य करती है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। ठीक है, डन छोटे भाइयों। तो पहले अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है, और अभी प्रेजेंट में किशोर मकवाना साहब हैं, इनका नाम भी याद रखना है। और आपको मैंने पुनिया साहब का नाम बताया, ये भी हरियाणा से बिलोंग करते थे और इनका कार्यकाल भी बड़ा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न है कि जो जैसे मैंने आपको बताया एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर होते हैं, तो इनका कोई कार्यकाल होता है? तो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति ही तय करते हैं इनकी जो भी ड्यूटी और कंडीशंस हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इनका जो कार्यकाल होता है, तो यहां पर अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, इनका कार्यकाल जो है
3 ईयर का होता है, 3 साल का जो है कार्यकाल होता है। डन छोटे भाइयों, 3 साल का जो है कार्यकाल होता है, 3 ईयर का जो है टेन्योर होता है। डन। जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, 3 ईयर का होगा, ये यहां पर मेंशन है। ठीक है, द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म्स, ठीक है, टर्म्स 3 ईयर फॉर द डेट ऑफ विच ही एज्यूम सच ऑफिस। जैसे वो पद को ग्रहण करते हैं उसके साथ ही जो है 3 वर्षों तक जो है अपने पदों पे जो है वो बने रहते हैं। यदि हम बात करें अगला कि दी चेयरपर्सन, दी वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति इनको जब अपॉइंट करते हैं तो 3 साल तक ये पद में बने रहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ 2 टर्म है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति एक बार से दोबारा रहता है 2 टर्म्स ही जो है यहां पर अपने पद में रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो अनगिनत बार जो है जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका अध्यक्ष बन सकता है, एक बार नहीं सिर्फ 2 बार बन सकता है सेकेंड टर्म के बाद, ऐसा नहीं है, यहां पर ये मेंशन किया गया है। तो यहां पर ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कि मैक्स 3 ईयर, ठीक है, और जो टेन्योर होता है, और दूसरा रीअपॉइंटमेंट तो आप बोलना 2 टर्म के लिए। ठीक है, 2 कार्यकाल जो है अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बस मैंने इन लाइनों का निचोड़ यहां पर मेंशन कर दिया। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमने एक बॉडी के बारे में जाना, अनुसूचित जाति का अर्थ जाना, फिर हमने आर्टिकल 366 जाना, 341 जाना, 342 जाना, 341 का 2 क्लॉज जाना, फिर हमने जाना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में किस तरीके एक जो 1950 से प्रक्रिया चली आ रही थी और 2004 में अलग अलग आयोग के रूप में दिखी, अलग अलग कमीशन बनाए गए। फिर दोनों बॉडियों के हमने खास करके अनुसूचित जाति के जो है कंपोजिशन को जाना। फिर हम आगे बढ़े तो हमने जब कंपोजिशन जाना तो उस आयोग के कार्यकाल का टेन्योर के बारे में जाना। अब हम आते हैं कि इस आयोग का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जब ये बॉडी बनाई गई तो एक सामाजिक क्रांति का उपकरण मानी गई ये बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमारे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज तो हमारा संविधान है, लेकिन उपकरण जो है ये है। तो इस उपकरण के लिए हमें कार्य क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला कार्य, हमारे देश में जो भी अनुसूचित जातियां हैं उनको एक तरीके से क्या करना, कानूनी सुरक्षा प्रोवाइड करना, सेफ गार्ड के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, जो भी इनके रिलेटेड कंसर्न होंगे और उसको लेकर के जो है क्या करेगी, लीगल जो है सेफ गार्ड के रूप में कार्य करेगी। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट इसका वर्क है। दूसरा वर्क क्या है, टू इंश्योर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ राइट एंड सेफगार्ड टू शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों के जो भी अधिकार हैं उनको सुरक्षा जो है मिलनी चाहिए, इस दिशा में भी जो है कार्य करेगी। ठीक है, जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों का सुरक्षा हो रहा है, उनके अधिकारों को सुरक्षा से कहीं ऐसा तो नहीं वंचित किया जा रहा है, इन सब के लिए कार्य करती है। तीसरी बात, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सामाजिक और आर्थिक जो है जहां पर विकास की बात आए अनुसूचित जाति के लिए, उसके लिए सलाहकारी संस्था के रूप में भी जो है यह आयोग कार्य करता है। डन छोटे भाइयों, खास करके सामाजिक तरीके से उनके उत्थान के लिए और आर्थिक उत्थान के लिए, दोनों दिशाओं में यह विकास के लिए उनके लिए सहयोग करता है। अगली बात, टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली और एट सच अदर टाइम्स एंड इट मे डीम फिट रिपोर्ट अपॉन द वर्क ऑफ दोज, ठीक है, सेफगार्ड। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष या एक समय पर जो है यह रिपोर्ट जो है अपने पास मंगवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, अपनी इसने साल भर में एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की, तो यह रिपोर्ट किसके पास दे जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे कि राष्ट्रपति महोदय साहब आप इस रिपोर्ट को जो है कहां पर पहुंचाइए, संसद के सामने पहुंचाइए। ठीक है, या जिस राज्य से संबंधित कुछ बातें हैं उस राज्य के राज्यपाल तक आप पहुंचाइए, ताकि इस खास करके अनुसूचित जाति के सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर की दिशा में सही कार्य हो सकें। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण कार्य इसका है। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, सुरक्षा उपाय जो भी हैं उनके लिए जो है राज्य में जो भी उपाय सुनिश्चित करना उसके लिए सिफारिशें करने का काम करता है। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण, जो भी डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ये
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। डन। अब बात करते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसकी पावर क्या है। भाई ऐसे तो सामान्य व्यक्ति होगा तो कोई सुनेगा, राष्ट्रपति के माध्यम से ये सारी बातें कहला रहा है, लेकिन कुछ इसके स्पेशल पावर भी है। अब तो सबसे पहले स्पेशल पावर ये है कि आपको बता दें जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो एक प्रकार से आपको बता दूं गेटिंग करता है, मतलब किसी मुद्दे को लेकर के जांच कर लेता है। तो जांच तो कोई ऐसे कर नहीं सकता, तो इसका मतलब इसके पास सिविल कोर्ट के समान पावर होता है। ठीक है, जो सिविल न्यायालय होता है उसके समान जो है इसके पास शक्तियां होती हैं। ऐसे सामान्य नहीं है, बहुत ही सामान्य नहीं है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके पास जो है जैसे शिकायत कोई आती है तो उसको जांच करने के लिए जो है यह अनुसूचित जातियों का कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है या उससे जुड़ी हुई कोई भी शिकायतें हैं, बस लिखित होनी चाहिए, रिटन वर्ड जो है यहां पर ध्यान देना कि जो भी रिटन इसके पास आती है, लिखित शिकायतें आती हैं, रिटन कंप्लेंट जो भी आएंगी उसको लेकर के जो है ये जांच करने का कार्य करता है रिटन कंप्लेंट पे। डन छोटे भाइयों। और एक प्रकार से ये सिविल जुडिक्शन के तहत जो है वर्क करता है। ठीक है, आयोग सिविल के जब जुडिक्शन के रूप में वर्क करेगा तो उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस को भी मतलब इंतला करेगा कि देखिए आप यहां पर सही तरीके से मतलब सामाजिक जो है सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या इस वर्ग के लोगों को आप आर्थिक सुरक्षा नहीं इंश्योर कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, और न्यायपालिका के रूप में यदि कार्य करेगा तो उसकी बात को हमारे प्रशासन और हमारा जो है पुलिस महकमा मानेगा। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पावर है। अगला, ये कोई भी जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मतलब डिस्कवरी जो है डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इसको साक्ष्य चाहिए कि भाई इस पे हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए, हमें दस्तावेज चाहिए, तो यह जो है क्या कर सकता है, किसी भी प्रशासन से या किसी भी पुलिस महकमे से सामाजिक और आर्थिक कहीं पर भी जो एससी वर्ग के लोग हैं उत्पीड़न होता है तो उनकी रिपोर्टों को दस्तावेजों को मंगा सकता है कि भाई आप मेरे पास भेजिए, मैं इनको चेक करना चाहता हूं। डन। आगे, शपथ पत्र पे साक्ष्य प्राप्त करना, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। ये जैसे कोई भी चीज प्राप्त करेगा तो ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई आप मुझे एफिडेविट दीजिए, कि सही तरीके से एफिडेविट्स के आधार पर आप कार्य कर रहे हैं या आपके दिए गए साक्ष्य जो हैं ये न्यायालय में ले जाने में वो हैं, क्योंकि मैं भी एक सिविल जज जुडिक्शन में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी न्यायालय के कार्य को कोई सार्वजनिक अभिलेख जो है प्राप्त करने में, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक रिकॉर्ड इंश्योर करना है, कहीं से उठाना है, तो उसके लिए भी जो है ये कार्य करता है कि पब्लिक रिकॉर्ड कहीं से उठाना है, सार्वजनिक अभिलेख कहीं से प्राप्त करने, उसके लिए भी कार्य करता है। इंश्योरिंग सम्मन, जैसे सम्मन इंश्योर करना, मान लीजिए कि किसी विटनेस है, कोई गवाह है, उसका सम्मान कि उसको बुलाना है, तो ये कर सकता है। कौन कर सकता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये कार्य किसके होते हैं सम्मान जारी करना? किसी न्यायालय के। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि सिविल जुडिक्शन के समान जो है कार्य करता है। साथ ही साथ कोई अन्य मैटर होता है तो राष्ट्रपति को भी ये बताएगा कि राष्ट्रपति महोदय आप ये देखिए कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है ये अपनी इनको मशवरा देगा और इनसे कहेगा कि इस दिशा में थोड़ा सा आप पता है संसद में जो कार्यपालिका उसको विवेचित करिए। अब आगे आते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, मैंने आपको बताया हर वर्ष या समय अनुसार कभी भी राष्ट्रपति चाहे तो ये राष्ट्रपति को अपनी क्या देता है, रिपोर्ट देता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त ये पद में व्यक्ति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, पार्लियामेंट को पहुंचाते हैं संसद के सामने कि भाई इस जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर ये अनुसूचित जाति को लेकर के ये कमी है और ये जो है वेलफेयर की दिशा में सही कार्य नहीं हो रहा है, ये उनकी शिकायतों का मतलब कि निस्तारण नहीं हो पा रहा है, या इनके जो भी स्पेशल एससी के लिए निरीक्षण और जो भी अधीक्षण प्रावधान है उनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, तो इन सब के लिए जो है ये पार्लियामेंट को पहुंचाता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है छोटे भाई लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट बना। या आवश्यकता पड़ती है तो किसी राज्य के, जैसे मान लीजिए कोई राज्य को स्पेसिफिक वहां पर शिकायत आई कि वहां पर एससी वर्ग के लिए वहां पर सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुरक्षा इंश्योर नहीं की जा रही है, सिक्योरिटी नहीं इंश्योर की जा रही, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर को देगा और गवर्नर जो है उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में
और लेजिस्लेटिव ये जिस राज्यों में काउंसिल है मतलब कि सभा और विधान परिषद में उस मुद्दे को ले जाकर के रखने का कार्य भी करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसके कार्य क्या होते हैं और इसके पावर क्या होते हैं, तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई। फंक्शन बता दी आपको कि इसके फंक्शन क्या है और इसके जो है पावर जो है सिविल जुरिडिक्शन के तरीके वर्क करता है, और मैंने सम्मन जारी करना, एफिडेविट प्राप्त करना, न्यायालय से कोई भी अभिलेख प्राप्त करना, ये सारी जो है इसकी रिपोर्टें जो है शामिल कर सकता है। और यह अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है एनुअली रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। अब बात आती है हमारे संविधान में कहां पर जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है एससी वर्ग के लिए कहां पर वेलफेयर के लिए कार्य किए जाते हैं। हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है मूल अधिकार 15 आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। किस आधार पर? 5 आधार पर, ठीक है। रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, ठीक है। या आपको मैंने बताया यहां पर रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, बर्थ के आधार पर और जो है बर्थ प्लेस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बर्थ प्लेस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आखिरकार ये भी कहता है इसी आर्टिकल 15 में कि जो एससी वर्ग हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और उनको सिक्योरिटी जो है इंश्योर करता है कि ना ही उनको रेस के आधार पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ना ही रिलीजन के आधार पर, ना ही जेंडर के आधार पर, ना ही बर्थ के आधार पर, ठीक है, ना ही बर्थ प्लेस के आधार पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 जो है हमारे संविधान का, ये भी जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या थी इक्वलिटी को लेकर के या लोगों की डिग्निटी को लेकर के। छुआछूत जैसी एक समस्या थी, एक कुरीति थी, एक बुराई थी, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, अनटचेबिलिटी जिसे बोलते हैं। तो आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिश अनटचेबिलिटी। हमारे देश में पूर्णतया कहा गया है कि छुआछूत, कि हम किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति के लोगों को छूने से, छुआछूत की यदि भावना से ग्रसित हैं तो यह पता है भारत के जो लोगों को प्राप्त मूल अधिकार है उसका हनन होगा। और ऐसी कंडीशन में जो है मतलब कि सामाजिक न्याय नहीं सुनिश्चित किया जा सकता और जो भारत का संविधान है, जो सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है, वो सही तरीके से लागू नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में भी आर्टिकल 17 जो है ये इंश्योर करता है कि किसी को इस प्रकार के लिए मतलब इस प्रकार से जो है मतलब कि सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा और खत्म होगा। आर्टिकल 46 जो है हमारे देश में जो है जो खास करके अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल प्रोविजन करता है, जो कि हमारे संविधान के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह आता है कि राज्य चाहे तो इस आर्टिकल के तहत जो है शेड्यूल कास्ट और जो खासकर वीकर सेक्शन है उनके प्रोटेक्शन, उनके एजुकेशन और साथ ही साथ जो उनके इकोनॉमिकल आर्थिक जो है शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो है उनको क्या करेगा, उन्नत की दिशा में बढ़ाएगा। तो यहां पर कहा गया है कि यह आर्टिकल अनुसूचित जाति और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान की दिशा में भी कार्य करेगा। डन छोटे भाइयों, आगे आ जाइए। हमारे संविधान में आर्टिकल 243 जो है आर्टिकल, आपको पता है छोटे भाइयों कि हमारे 9A जो है पंचायतों से संबंधित है, लेकिन 243 का जो डी आर्टिकल है ये कहता है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए खास करके जो पंचायतें हैं उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए जो हमारे यहाँ इलेक्शन प्रोसेस है उसमें उस वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को स्पेशल जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है करता है। डन छोटे भाइयों। वहीं पर 243T जो है यह जो है नगर पंचायतों में जो है रिजर्वेशन के एससी वर्ग के लिए बात करता है कि एससी और एसटी वर्ग के लिए खास करके नगर पंचायतों में जो एक मान लीजिए क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं या एक प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल सीटों की प्रोविजन की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। वहीं हमारे संविधान का आर्टिकल 330 चर्चा में है। अभी आपको पता है ना परसीमन में जो है ये आर्टिकल 330 भी चर्चा में, क्योंकि 2002 में जब परसीमन आयोग आया था तो सिर्फ इसी आर्टिकल के तहत जो है एससी एसटी वर्ग के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था। तो आर्टिकल 330 जो है ये क्या कहता है कि लोकसभा जो है हमारी, जो हमारा
खास करके हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, उसमें अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान जो है आर्टिकल 330 में किया गया। तो ये स्पेशल प्रोविजन है जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं और हमारे संविधान के विशेष आर्टिकल में दिए गए हैं। वहीं पर छोटे भाइयों आर्टिकल 332 जो है, ये 332 जो है, ये कहता है कि हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट किसी भी राज्य की विधानसभा में आरक्षण के फेवर की बात करता है। तो ये स्पेशली मैं आर्टिकल थे, मैंने एक आपको आर्टिकल 15 बताया जो नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 17 बताया जो अनटचबिलिटी की बात करता है, मैंने आपको आर्टिकल 46 बताया जो कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है शैक्षणिक उत्थान के लिए और आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करेगा। वहीं पर छोटे भाई मैंने आर्टिकल आपको बताया 330 जिसमें लोकसभा के लिए एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता है। वहीं आर्टिकल मैंने 332 बताया जहां पर मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो है रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, रिजर्वेशन की बात करता है यहां पर लोकसभा के रिजर्वेशन के लिए। और छोटे भाई वहीं पर मैंने आपको बताया 243D, ठीक है, इसमें जो है पंचायतों में जो है एससी का रिजर्वेशन की बात करता है। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर छोटे भाइयों 243T क्लॉज 4, ठीक है, ये जो है नगर पंचायत जो है या म्युनिसिपैलिटी जो है यहां पर जो है सीट रिजर्वेशन की बात करता है। डन छोटे भाइयों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं जिनको मैंने बढ़िया से आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। डन छोटे भाइयों, ये बात क्लियर हुई। तो आपको मैंने सारे के सारे पहले तो आपको सबसे पहले बताया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका कंपोजिशन कब हुआ, आर्टिकल 338 के इतिहास को लेकर के मैं आया 2004 इसके आयोग के गठन तक, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसका टेनओवर 3 साल है और रीअपॉइंटमेंट 2 टर्म के लिए हो सकता है, इसके पावर क्या है, इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन मैंने आपको बताया कि सिविल जुडिशरी के रूप में काम करता है, सम्मन जारी कर सकता है, मेंबर की खोज करना, एससी के अधिकारों के संरक्षण की बात करना, साथ ही साथ कोई शिकायत आती है उसको उल्लंघन ना हो उसको हल हो उसके लिए कार्य करना, एससी संबंधित कोई भी प्रावधान है उनका निरीक्षण करना, उनका अधीक्षण करना और उनको जो है क्रियान्वित करना, उनको लागू कराना, ये सारे कार्य थे। फिर मैंने बताया कि विशेष वर्ग जो एससी वर्ग है उसको लेकर कुछ बातें। साथ ही साथ मैंने आपको आर्टिकल छोटे भाइयों सबसे पहले 366 बताया, 341(1), ठीक है, राष्ट्रपति जो है इस पर डिफाइन करते हैं और इसके तहत जो है संसद तय करती है कौन जो है एससी रहेगा। तो ये जो है स्पेशल मैंने आपको आर्टिकल भी बताए हुए हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा और इसके हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अभी हम जो है इसके बाद जो वीडियो मिलेंगे उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को कवर करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बताऊंगा। डन छोटे भाइयों, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियाँ हैं। अभी इसके बाद तुरंत ही आप इस वीडियो को खत्म करने के साथ ही देखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। थैंक यू सो मच।